हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस दैट द थर्मोडायनामिक्स विल ओनली टेल्स अस वेदर द केमिकल रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट। मतलब कल जो हमने पढ़ा था उसमें हमने केवल एक चीज़ के बारे में समझा था कि थर्मोडायनामिक्स हमें ये बताती है कि केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी, बट केमिकल काइनेटिक्स हमें ये बताती है कि अगर रिएक्शन हो रही है तो उस रिएक्शन को होने में कितना समय लगेगा। तो उसी में हम सबसे पहले टॉपिक चैप्टर के स्टार्ट करते हैं, दैट इज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो अगर हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन किया जाता है, दिस इज इक्वल टू रेट, दिस विल बी इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और reactant divided by टाइम टेकन। ठीक है, जो रेट होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का उसको डिफाइन करते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए हम कंसीडर करते हैं, मान लीजिए मैंने कंसीडर की कोई भी एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन, ओके, कोई भी मैंने हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन को कंसीडर किया आर से कहाँ तक का टी, आर रिएक्टेंट वेयर टी इज द प्रोडक्ट। कोई भी हमने केमिकल रिएक्शन मान ली, तो इस केमिकल रिएक्शन के अंदर जब हम बात करते हैं तो ये जो रिएक्टेंट है इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ क्या करती है, डिक्रीज करेगी, और ये जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। बिकॉज रिएक्टेंट जो होगा वो कंज्यूम होते चला जाता है और उसके बाद धीरे धीरे वो किसमें कन्वर्ट होता रहता है, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता रहता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रिएक्टेंट के लिए तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, और प्रोडक्ट के लिए अगर बात करेंगे तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो यहाँ से जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास दोनों तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, ये हमारे पास रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, कि ये जो डिक्रीज इन अमाउंट हुआ है वो कितने टाइम में हुआ है, या फिर अगर हम प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो प्रोडक्ट जो होता है वो बनता है केमिकल रिएक्शन के अंदर, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है, तो इसलिए प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में लिखा जाएगा इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा कैसे डिफाइन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज बेसिकली डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। जिसमें अगर हम सपोज करें कोई हमारे पास रिएक्शन है आर से पी, जिसमें आर हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट, और पी क्या है मेरे पास, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कंटिन्यूअसली डिक्रीज करती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कंटिन्यूअसली इंक्रीज करती है, दैट इज व्हाई रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कि कितना कंसंट्रेशन डिक्रीज कर गया रिएक्टेंट का और कितने टाइम में वो डिक्रीज किया है। ओके, इसी तरीके से अगर हम प्रोडक्ट के लिए देखेंगे तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी बढ़ गई और कितने ड्यूरेशन ऑफ टाइम में वो चीज इंक्रीज हुई है। ठीक है, अब इसी रिएक्शन में अगर हम देखें इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एट टाइम t1, मान लीजिए मेरे पास मैंने कोई टाइम t1 लिया, इस टाइम t1 पर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो हमने मान लिया R1 और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है उसको मान लिया P1। ठीक, दूसरी तरफ एट टाइम t2 हमने मान लिया रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन R2 और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन P2। क्लियर, हमने टू डिफरेंट टाइम्स पर क्या किया, डिटरमिन लिख लिया हमने क्या, दोनों की कंसंट्रेशन को। एट टाइम t1 दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट and it is the concentration of the product. At time t2 this is the concentration of reactant and this is the concentration of the product. तो जब हम रेट ऑफ रिएक्शन को लिखेंगे
रिएक्शन, ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन, दिस विल बी इक्वल टू क्या है हमारे पास, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी डिक्रीज कर गई। कैसे निकाला जाएगा कि फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल, और वी कैन से दैट कि टाइम t2 पे जो कंसंट्रेशन है उसमें से हम माइनस कर देंगे टाइम t1 की कंसंट्रेशन को, तो हमारे पास निकल के आएगा R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, ठीक है। फाइनल कंसंट्रेशन R2 हो गई, माइनस कर दिया मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन को, तो ये हमारे पास आ जाएगा R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। इसी तरीके से अगर मैं प्रोडक्ट के लिए बात करूं तो प्रोडक्ट स्टार्टिंग में कितना है टाइम T1, बाद में कितना हो गया ये T2, तो यहां से जब मैं इसको लिखूंगा तो P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय अगेन T2 माइनस T1, क्लियर। अब यहाँ एक थोड़ी सी चीज समझने वाली ये आती है कि ये जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है, दिस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बेसिकली द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, कि ये बताता है हमें कि रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगी और क्या किस स्पीड से वो जा रही है बेसिकली। तो जब स्पीड ऑफ रिएक्शन को है तो स्पीड तो कभी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं एज वी आर सेइंग दैट कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो टाइम के साथ डिक्रीज करती है, तो R1 की वैल्यू तो ज्यादा होगी और R2 की वैल्यू कम होगी, ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या कर रही है, डिक्रीज करती है। तो यहाँ पे जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये टर्म कैसे निकल के आ जाएगा, नेगेटिव, बट रेट कैन नेवर बी नेगेटिव बिकॉज ये स्पीड को मेजर कर रहा है, तो ये नेगेटिव नहीं होगा। तो इस वजह से बाय कन्वेंशन हम यहाँ पर माइनस का साइन यूज करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज डेल्टा R डिवाइडेड बाय डेल्टा T इक्वल टू ये हो गया। अब प्रोडक्ट फाइनल ज्यादा होगा क्योंकि प्रोडक्ट तो बढ़ता है, प्रोडक्ट तो बन रहा है केमिकल रिएक्शन के अंदर, तो फाइनल कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन कम होगी, तो ये जो मैग्नीट्यूड होगा वो पॉजिटिव निकल के आएगा। तो यहाँ हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे हम किसका साइन लगा देते हैं, प्लस का, और ये आ जाएगा डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, ठीक। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसको अगर शॉर्ट में लिखे हैं तो ROR हम लिख सकते हैं, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज बेसिकली माइनस डेल्टा R ओवर डेल्टा T और प्लस साइन डेल्टा P ओवर डेल्टा T। यहाँ पर हमें एक चीज समझने की जरूरत है, ये जो माइनस साइन और यहाँ पे हमने जो प्लस साइन यूज किए हैं, ये माइनस साइन दिख रहा है आपको और ये वाला कौन सा साइन है, प्लस का। ये माइनस साइन यहाँ पे इंडिकेट करता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है। आप नोट कर लीजिए इस चीज को कि जो माइनस साइन है यहाँ पे वो किस वजह से है, यहाँ पे इस वजह को, इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है, ठीक है। और जो यहाँ पे हमने जो प्लस साइन इसका यूज किया है प्रोडक्ट के केस में, ये साइन रिप्रेजेंट करता है कि व्हेन अ केमिकल रिएक्शन विल टेक्स प्लेस ऑलवेज द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट विल इंक्रीज, ठीक है। तो कुल मिला के अगर मैं इंपॉर्टेंस बताऊं यहाँ पे माइनस और प्लस साइन की कोई आपसे पूछ ले वाइवा में भी, तो ये माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, इट शोज द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्लस साइन शोज द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे, इट विल बी डिफाइंड, इट विल बी डिसाइडेड एज द decrease in concentration of reactant or increase in concentration of product divided by time taken, okay। So after having said that कि रेट हमारा इस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है, अगर हम कोई भी एक केमिकल रिएक्शन लेते हैं, ठीक है, मैं क्या करूं, कोई भी एक जनरल केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं, now the first reaction is I am taking, it is PCl5, एक जनरल एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं, PCl5 this will gives PCl3 plus Cl2 on heating, basically the phosphorus pentachloride in gaseous state it decompose on heating to give PCl3 and Cl2 gas। तो जब हम इस रिएक्शन के लिए बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जब मैं इस रिएक्शन के लिए रेट लिखूंगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, ठीक है,
मेरे पास PCl5 क्या है, रिएक्टेंट, PCl3 क्या है, प्रोडक्ट, और Cl2 क्या है, प्रोडक्ट। तो जब हमारे पास रिएक्टेंट के लिए लिखेंगे तो पहले लगाएंगे माइनस का साइन, क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। रिएक्टेंट क्या है मेरे पास, PCl5, तो डेल्टा PCl5 मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 डिवाइडेड बाय डेल्टा T इक्वल टू PCl3 प्लस के साइन के साथ डेल्टा PCl3 डिवाइडेड बाय डेल्टा T इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन दैट इज डेल्टा Cl2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली चीज निकल के आ जाएगी आपके पास PCl5 अपॉन डेल्टा T, PCl3 अपॉन डेल्टा T, Cl2 अपॉन डेल्टा T। तो हम इस तरीके से इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन को लिखेंगे। अब इसी में हम दूसरी रिएक्शन अगर अज्यूम करें, फॉर एग्जांपल ट्वाइस ऑफ N2O5 gaseous state, this will again on heating it will convert into 4N2 NO2 plus O2 gas। इन दोनों रिएक्शन में आप देखिए, आप मुझे बता सकते हैं क्या डिफरेंस है। ठीक, इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करिए और इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करिए। इन दोनों में जो आपको डिफरेंस दिख रहा है वो है स्टाइकोमेट्री का। देखिए इसके आगे जो स्टाइकोमेट्री है वो 1, इसके आगे भी स्टाइकोमेट्री 1 और इसके आगे भी स्टाइकोमेट्री 1। मतलब जो पहला एग्जाम्पल जो हमने लिया है उस एग्जाम्पल के अंदर PCl5, PCl3 और Cl2 तीनों में ही स्टाइकोमेट्री क्या है आपकी 1 है, लेकिन यहाँ पर स्टाइकोमेट्री 1 नहीं है, ये डिफरेंस है। तो अगर मैं यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं तो मैं लिखूंगा माइनस, अगर हम नॉर्मल ही चलें तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाय डेल्टा T, फिर प्लस प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T इक्वल टू प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। अगर मान लीजिए मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया तो ये चीज सही नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्टाइकोमेट्री 1 नहीं है। क्यों नहीं है सही, इसका देखो, तो यहाँ पे इसकी स्टाइकोमेट्री 2 है, तो जब इसकी स्टाइकोमेट्री 2 है, इसकी स्टाइकोमेट्री 1 है, इसकी स्टाइकोमेट्री 4 है, तो ये हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देती है। क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है कि जो N2O5 है इसका डिकम्पोजिशन, इसके 2 मोल्स का डिकम्पोजिशन ऑक्सीजन के 1 मोल जनरेट करता है। इसका मतलब जब इसके 1 मोल फॉर्म हो रहा होगा इसके 2 मोल्स डिकम्पोज हो रहे होंगे, जब इसका 1 मोल फॉर्म हो रहा होगा इसके 4 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे। तो जब इस तरीके की सिचुएशन निकल के आती है तो हम इसमें हम ये नहीं कह सकते कि जो डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 है इसका रेट NO2 के रेट के बराबर हो जाएगा, बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब इसके 2 मोल डिकम्पोज होते हैं देन इसके 4 मोल जनरेट होते हैं, तो इसका मतलब ये दोनों रेट आपस में बराबर नहीं हो सकते। इनको बराबर करने के लिए हम इनके स्टाइकोमेट्रिक वैल्यूज की क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जो भी स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उससे हम पूरे को क्या कर देंगे, डिवाइड, जिससे कि हमें रेट क्या मिल जाए, तीनों के बराबर। ठीक, तो ये जो स्टाइकोमेट्री के साथ जो हमने लिखा ये वाला पूरा टर्म, इस पूरे टर्म को मैं बोलता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन। ये भी क्या है मेरे पास, रेट ऑफ रिएक्शन, इससे भी क्या निकल के आ जाएगा इस केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन। बट अगर हम केवल यहां से इतना पार्ट देखें, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाय डेल्टा T, ये जो टर्म होता है इस टर्म को बोला जाता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। ठीक है, क्या बोला जाएगा केवल इस टर्म को, विदाउट स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हम इसको बोलेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। इसी तरीके से अगर मैं इसको लिखूंगा प्लस का NO2 ओवर डेल्टा T एंड दूसरा क्या है मेरे पास, डेल्टा O2 ओवर डेल्टा T। ये जो है ये आपको बताते हैं रेट ऑफ, तो ये फॉर्म हो रहे हैं, प्रोडक्ट है फॉर्मेशन ऑफ NO2 एंड O2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये जो हमारे पास विदाउट स्टाइकोमेट्री जो चीज आती है ये होता है आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। यहाँ तक किसी को भी दिक्कत है, ध्यान क्या रखना है हमें कि जब स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मेरे पास 1 होगा तो मैं आराम से सीधे सीधे उसको ले सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो इसके डिकम्पोजिशन का रेट है वही इसके फॉर्मेशन का रेट है।
इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन तीनों के रिस्पेक्ट में कैसे निकल के आएंगे, सेम आएंगे। लेकिन इस केस में जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बराबर नहीं है तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O5 इज नॉट इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 और O2। और जब ये बराबर नहीं है तो हम इस केस में रेट बराबर करने के लिए स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का क्या कर देते हैं, डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बात समझ में आ गई। अब इसी पैटर्न को लेके, इसी कंसेप्ट को लेकर यहाँ पे हमारे पास लिखे हुए हैं 2 क्वेश्चंस। ठीक, अभी हम इन दोनों क्वेश्चंस को क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं। तो देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन, अगर मैं पहले क्वेश्चन में बात करूं, ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 which gives NO2 and O2. Okay, the rate of formation of NO2 is 2.8 into 10 की पावर -3। ठीक है, जरा क्वेश्चन देखा आप सभी ने, देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किसका, NO2 का कितना दे रखा है, 2.8 into 10 की पावर -3। तो सबसे पहले मेरे पास जो रिएक्शन दे रखी है मैं उस रिएक्शन को लिख लेता हूं। केमिकल सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। सबसे पहले हमारे पास है N2O5 ट्वाइस, दिस विल बी इक्वल टू 4 NO2 प्लस O2। ये हमारे पास रिएक्शंस हैं। अब इस केस में अगर मैं इसके लिए रेट लिखेंगे हम, रेट दिस विल बी इक्वल टू, और वी कैन से दैट R मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन दिस विल बी इक्वल टू -1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। माइनस लगाना नहीं भूलेंगे, क्यों, क्योंकि हम रिएक्टेंट के लिए लिख रहे हैं। यहाँ पे ये क्या है, प्रोडक्ट, तो पहले आएगा प्लस, स्टोइकोमेट्रिक कितनी है 4, तो इसका मतलब 1/4, और फिर NO2 दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T इक्वल टू, यहाँ से O2 को लिखेंगे प्लस साइन क्योंकि प्रोडक्ट है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। अब क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या लिखा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। ठीक है, गिवन क्या है आपको, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 मतलब आपको दे रखा है प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 2.8 into 10 की पावर -3। यूनिट है इसकी मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। ठीक है, इसके बाद में आपसे पूछ क्या रहे हैं, कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, किसका, N2O5 का। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है, कैलकुलेट करना है आपको ये वाला टर्म। ठीक है, ये जो टर्म है जो हमने सर्किल किया है, इस टर्म को हमें क्या करना है, डिटरमाइन। तो हम क्या करेंगे, पहला वाला टर्म और रेट, क्योंकि दोनों के लिए हिसाब से रेट बराबर आएगा, तो इन दोनों को आपस में बराबर रखेंगे। क्या रखेंगे, सिंस रेट आपके पास जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है आपके पास, ठीक है, वो क्या है, माइनस का 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T, इसके बराबर है। अब मुझे निकालना क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन जो होता है ये। ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ये होगा, दिस रिप्रेजेंट बेसिकली रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, सॉरी हमें क्या निकालना है, डिसअपीयरेंस। हमें ये क्या है आपके पास, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसका, N2O5 का, तो वो आ जाएगा आपके पास 2/4 डेल्टा NO2 ओवर डेल्टा T। ठीक, प्लस के साइन के साथ, तो माइनस का डेल्टा N2O5 डिवाइडेड बाय डेल्टा T, ये 1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ये हमारे पास फॉर्मेशन का रेट दे रखा है 2.8 into 10 की पावर -3। यहाँ वैल्यू लगा देंगे 2.8 into 10 की पावर -3। 2 से इसको सॉल्व करेंगे 1.4 टाइम्स आएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.4 into 10 की पावर -3 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो जब हमारे पास स्टोइकोमेट्रिक्स गिवन होती हैं तो हम क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं।
ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये सीबीएसई में पूछा गया है कब, सन 2018 में, ठीक है। कब पूछा गया ये, ईयर 2018, क्लियर ना। सेकेंडली हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, ये भी हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्या है, सीबीएसई 2020 में ये पूछा गया है। जब ये पूछा गया तो इसको डिस्कस करते हैं, ये क्या है। इसमें भी कुछ सेम तरीके से है, इन द गिवन रिएक्शन N2 + 3H2, ठीक है, N2 + 3H2 क्या दे रहा है, ट्वाइस ऑफ NH3। अगेन देखेंगे हम इसमें स्टोइकोमेट्री 1 नहीं है, ठीक है, स्टोइकोमेट्री इसमें 1 नहीं दे रखी। और क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन के अंदर, रेट ऑफ फॉर्मेशन, क्या दे रखा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन, किसका, अमोनिया का। कितनी वैल्यू है, 3.6 × 10⁻⁴। और डिटरमाइन क्या करा रहे हैं, दो चीज, रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, जरा देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। सबसे पहला काम हम रेट ऑफ रिएक्शन को लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, इक्वेशन लिख लेते हैं, N2 गैस प्लस ट्वाइस ऑफ H2 गैस, दिस विल गिव ट्वाइस ऑफ NH3, ठीक। तो सबसे पहले जब मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा इसके लिए, तो क्या आएगा, N2 रिएक्टेंट, तो माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय डेल्टा T इक्वल टू -1/3, ये भी रिएक्टेंट है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय डेल्टा T इक्वल टू ये प्रोडक्ट स्टोइकोमेट्री डिवाइड में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय डेल्टा T। अब आपको क्या दे रखा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3, ठीक है। तो आपको वैल्यू दे रखी है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3, ये वैल्यू आपको दे रखी है, कितना है, प्लस साइन के साथ, दिस विल बी इक्वल टू 3.6 × 10⁻⁴, ठीक है। आगे मोल पर लीटर सेकेंड पर। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आपको दे रखी है, जस्ट यहाँ पे पुट कर दीजिए। आप देखिए फ्रॉम इक्वेशन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या दे रखा है, रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है हाफ ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय डेल्टा T, प्लस साइन के साथ। और ये मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है, लगा दो जरा, 1/2 × 3.6 × 10⁻⁴, सॉल्व करेंगे, 1.8 × 10⁻⁴ मोल्स पर लीटर सेकेंड पर आ जाएगा निकल के यहाँ पे ये वैल्यू। इसी तरीके से और क्या पूछा है इन्होंने, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कहां पर है, ये रहा, क्या वैल्यू है इसकी, यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे, रेट, आपसे वैल्यू पूछी गई है, रेट ऑफ रिएक्शन ROR, दिस विल क्या होगा, -1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय डेल्टा T। तो यहां से आपका माइनस डेल्टा H2/डेल्टा T, ये हो गया हमारे पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, दिस विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, 3 × रेट ऑफ रिएक्शन अभी निकाला है हमने, यहाँ पर कितना है, 1.8 × 10⁻⁴, मल्टीप्लाई करेंगे 5.4 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास जो पूछे गए हैं वो इस तरीके से सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। ये होपफुली आपको ये वाला लेक्चर समझ में आया होगा, रेट ऑफ रिएक्शन डेल्टा N2/डेल्टा T, ठीक। स्टोइकोमेट्री तो हम ध्यान रखेंगे, और जो भी वैल्यू दे रखी होगी क्वेश्चन में उसको लाके लगा देंगे, एंड देन यू विल गेट द आंसर। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट बाय चेंज इन सर्टेन पैरामीटर्स, और कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिन पर रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है। थैंक यू।